सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडाट पर। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो हमारी एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारी कंपनी प्रॉपडाट के डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को जो लीड करते हैं मिस्टर मनीष जी। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मनीष जी हमारी कंपनी का प्रॉपर A to Z डॉक्यूमेंट्स का काम कराते हैं, चाहे कोई अलॉटी हो, उन्हें अपनी रजिस्ट्री करानी हो, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी कोई काम हो, या फिर आपकी रीसेल में कोई सेल परचेज वाली प्रॉपर्टी हो, उस पर भी A1 ट्रांसफ़र रजिस्ट्री, सारे काम जो भी अथॉरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के होते हैं वो मनीष जी ही हैंडल करते हैं। तो आज हम मनीष जी के साथ जुड़कर इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हम तक आते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड। वो सारे क्वेश्चन जो कुछ कॉमन हैं उन्हें हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है और आज हम मनीष जी के साथ वो ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चाहे आप अलॉटी हो या फिर आपने रिसेल में प्रॉपर्टी परचेज़ की हो या परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस मैं आज पूछने वाली हूँ मनीष जी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो मनीष जी, हमारा पहला सवाल जो निकल कर आता है वो ये है कि आप किसी भी मतलब जो पर्सन यहाँ से कनेक्ट करते हैं, कोई एक प्लॉट या तो उनके पास है या वो लेना चाहते हैं या फिर वो स्टार्टिंग से अलॉटी रहे हों अथॉरिटी के, सबसे पहले क्वेश्चन आता है रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री कराने के लिए चाहे वो रिसेलर हो या अलॉटी हो, कोई भी हो सकता है, उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना होता है कि कहाँ से शुरुआत बेसिकली करनी होती है रजिस्ट्री के लिए? तो मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई अलॉटी हो या उन्होंने रीसेल में प्लॉट परचेस करा हो, तो सबसे मेन होता है एक चेकलिस्ट। उनके पास एक चेकलिस्ट आनी चाहिए। चेकलिस्ट जब आती है जब प्लॉट आपका प्रॉपर डेवलप हो जाता है, मतलब आपके प्लॉट के आगे रोड बन जाती है, सीवर का काम हो जाता है, वाटर का हो जाता है, ठीक है, लाइट पोल लग जाते हैं, उसके बाद अथॉरिटी आपके पास चेकलिस्ट भेजती है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में रजिस्ट्री कराते हैं। तो अब जब आपके पास चेकलिस्ट आ जाती है तो उसके बाद सबसे मेन होता है पहले कि आपको पहले स्टाम्प की पेमेंट करनी होती है जो यूपी गवर्नमेंट को जाती है। उसके बाद इसमें 2-3 पेमेंटें होती हैं, जैसे वन टाइम लीज रेंट हो गया, अगर लोकेशन का प्लॉट है तो लोकेशन। तो पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा उनको अलॉटी को या रीसेल में जिन्होंने लिया होगा वो भी अलॉटी हो जाते हैं, उनको सबसे पहले ये पेमेंटें करनी होंगी। पेमेंट करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट के कुछ रेडी होते हैं, इनके 2 सेट रेडी होते हैं जो इनके डॉक्यूमेंट के होते हैं। उन सेट पे इनकी पूरी डिटेल होती है, अलॉटी की, प्लॉट की डिटेल होती है, उन पर फिर पूरे सेट पे सिग्नेचर होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लग के प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जो पेमेंट इन्होंने करी है उनके चालान निकलते हैं, अथॉरिटी की जो पेमेंट करते हैं, और जो यूपी गवर्नमेंट को स्टाम्प की पेमेंट करी है वो स्टाम्प निकल जाता है। तो वो सब चीज़ रेडी होने के बाद फिर अथॉरिटी में वो सबमिट हो जाते हैं CR सेल में। CR सेल में सबमिट होने के बाद फिर 2 दिन का प्रोसेस होता है अप्रूवल लेने का। तो 2 दिन में हमको अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद फिर हम एडवोकेट पे रजिस्ट्री के लिए टोकन करवाते हैं, पहले अलॉटी से कंफर्म करके किस डेट में उनको रजिस्ट्री करानी है। उसके बाद हम एडवोकेट से बोल के इनकी टोकन करवाते हैं उस डेट का। उस डेट को आके फिर ये अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं, या वहाँ पर रजिस्ट्रार में आके इनके बायोमेट्रिक होते हैं, फ़ोटो लेते हैं वो और थंब लगता है। तो बायोमेट्रिक होने के बाद वहाँ पर फिर सिग्नेचर होने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्री हो जाती है। वहाँ पर उनको 1% की रजिस्ट्रार की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट की फ़ीस, वहाँ से फिर इनका प्रोसेस रजिस्ट्री का ख़त्म हो जाता है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग जो करनी होती है वो इनकी पेमेंट की करनी होती है, जो स्टाम्प और जो अथॉरिटी की पेमेंट होती है वो करनी होती है। ओके। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, काफ़ी लोगों की कॉल्स आती है हमसे। तो देखिए ऐसा है कि सारे तरह के स्कीम के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2009 की हो या उसके बाद की सारी स्कीम के लोग। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमारी रजिस्ट्री करवा दीजिए या हमें रजिस्ट्री करानी है, बट उनके प्लॉट्स की चेकलिस्ट नहीं आई होती है। तो क्या इस केस में वो अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं या नहीं? नहीं मैम, ऐसे नहीं होता। जब तक चेकलिस्ट इशू नहीं होगी अथॉरिटी की तरफ से तब तक आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि जब कोई 2009 की स्कीम हो या उसके बाद जो भी स्कीम आई हो, वहाँ पर वो अथॉरिटी पहले से ही मेंशन करके रखती है कि अगर आपका प्लॉट निकलता है तो अथॉरिटी 5 साल का टाइम लेके चलती है उसे डेवलप करने में। तो जब अथॉरिटी चाहे उसको 2 साल में डेवलप करे या 3 साल में डेवलप करे या 4 साल में, जैसी डेवलप हो जाता उसके बाद फिर अथॉरिटी चेकलिस्ट इशू कर देती है। तो
तो मनीष जी, एक चीज इसमें ये क्वेश्चन निकल कर आता है, जब तक मौके पे प्लॉट डेवलप नहीं होता तब तक चेकलिस्ट इशू नहीं होती है। जी मैम, जब तक मौके पे तो प्लॉट क्या नहीं कुछ होता। ऐसे भी प्लॉट होंगे जो कि मौके पे डेवलप हो चुके हैं और उनकी चेकलिस्ट अभी भी इशू नहीं हाँ हुई मैम, हो? बहुत से ऐसे प्लॉट हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता मैम है? उसका कारण ये होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, जैसे जी। प्लानिंग डिपार्टमेंट में, डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में। हम्म। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट होता है वहाँ से तो इनका सब प्रोसेस हो जाता है, फिर ये प्लानिंग डिपार्टमेंट करती है जो ग्राउंड पर जाके पूरा डेवलपमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट से फिर इनके पास तब प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में दोबारा आता है सबमिट होके, मतलब पूरी चेकलिस्ट सब मैनेजरों के साइन होके, क्योंकि इसमें 4-5 मैनेजरों के साइन होके आते हैं। जी। तो जब प्लानिंग डिपार्टमेंट में से आने के बाद आ जाता है इसमें डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में, उसके बाद फिर ये चेकलिस्ट इशू करते हैं। ओके। तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लग जाता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारा कि हमारा मौके पर लग चुका है, सब काम हो गया, तब भी हमारे पास चेकलिस्ट नहीं आती है। तो वो मतलब चेकलिस्ट जो है उनके लिए मतलब 1-2 महीने का वेट करना पड़ता है। चेकलिस्ट फिर उनकी भी इशू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में चेकलिस्ट घूमती है, सब मैनेजरों के पास जाती है, वहाँ पर इनके सिग्नेचर हैं, सब अप्रूवल देते हैं, उसके बाद फिर जैसे कि आपने काफी लोगों की तो चेकलिस्ट देखी होगी, आप रजिस्ट्रियां कराते रहते हैं, तो उसमें क्या आप ये बता सकते हैं कि मेंशन क्या होता है, क्या लिखकर अथॉरिटी लेटर भेजती है लोगों को? मैम उसमें मेंशन ये होता है, उसमें वही सेम डिटेल होती है, वहाँ पर एक्चुअल साइज आता है आपका, जो प्लॉट का साइज पहले आपके अलॉट जब हुआ होगा तब आपके अलॉटमेंट में आता है, लेकिन जब चेकलिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद ही एक्चुअल साइज आपका वहाँ पर मेंशन हो जाता है। जैसे कॉर्नर के प्लॉट आप देखती हैं कि 300 स्क्वायर मीटर का मेंशन रहता है अलॉटमेंट लेटर में, लेकिन वो प्रॉपर तब कंफर्म हो जाता है जब आपकी चेकलिस्ट आ जाती है कि वो कम तो नहीं है या बढ़ा तो नहीं है, तो उसमें साइज का पूरा मेंशन हो जाता है। ये डाउट रहता है कॉर्नर का प्लॉट बढ़ा या नहीं, हाँ, तो वो चेकलिस्ट में आपका क्लियर हो जाता है। Okay. उसके बाद उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, जैसे 2009 के बाद की जितनी स्कीम आई है उसमें वाटर और सीवर का चार्ज देना होता है, अथॉरिटी को पे करना होता है, लेकिन 2009 में की स्कीम में नहीं करना होता है, उसमें सिर्फ आप वन टाइम लीज रेंट देते हैं। तो उसमें ये चीज़ मेंशन होके आती है कि आपको वाटर का और सीवर का चार्ज देना होगा, ठीक है। फिर उसमें मेंशन होके आता है कि आपकी रजिस्ट्री कहाँ पर होती है, रजिस्ट्री होती है गामा 2 जी, ग्रेटर नोएडा की गामा 2 सेक्टर में होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर उसमें ये भी आता है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं तो हमें बैंक से फ़ोटो सिग्नेचर अटैच भी करवाने होते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, वहाँ 5 फ़ोटो लगते हैं और वो बैंक वाले अटैच करके दे देते हैं, तो वो उसमें मेंशन होके आता है। तो और उसमें ये मेंशन होके आता है कि आपको 1% रजिस्ट्रार की फ़ीस भी देनी होगी। तो यही कुछ पॉइंटें हैं जो उसमें मेंशन होके आते हैं। तो जो ये चेकलिस्ट इशू होती है, तो क्या ये डायरेक्ट अथॉरिटी उनके एड्रेस पे भेजती है जो ओनर है, या फिर अथॉरिटी से रिसीव करना पड़ता है? नहीं, डायरेक्ट जो आपका एड्रेस होगा हाँ। आपके प्लॉट में, डायरेक्ट उसी पे अथॉरिटी पोस्ट करती है। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, काफ़ी डाउट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये निकल कर आता है कि अगर किसी ने अपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली, कोई भी प्लॉट है इंडिविजुअली उसकी रजिस्ट्री उन्होंने करा ली, रजिस्ट्री के बाद कंप्लीशन कराने तक का क्या समय होता है, और अगर तय समय पे हम कंप्लीशन नहीं कराते तो फिर क्या पेनल्टी उसमें से लग सकती है? मैम इसमें क्या होता है, जिस दिन आप रजिस्ट्री कराएंगे, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होने के बाद उस दिन से आपके 3 साल स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। 3 साल के अंदर आपको कंप्लीशन करवाना होता है, ये अथॉरिटी की तरफ से है। उसके बाद अगर आप कंप्लीशन नहीं कर पाते हैं तो उसमें पेनल्टी लगती है, वो लगती है आपकी अलॉटमेंट रेट के हिसाब से। कोई भी स्कीम हो, उसका जो अलॉटमेंट रेट होगा उसके हिसाब से अलग अलग स्कीम का अलग अलग हिसाब रहता है कि कोई स्कीम में 1% जाता है, किसी स्कीम में 0.5% जाता है, किसी में 0.25% जाता है, तो वो अलग अलग स्कीम का कैलकुलेट होता है उसमें, लेकिन रहता अलॉटमेंट रेट के तो हिसाब अभी से। तक किसी भी स्कीम का प्लॉट हो जिस पर अभी तक पेनल्टी लगी मैम हुई हो अभी तक अथॉरिटी के साइड कंप्लीशन से? की कोई पेनल्टी नहीं लगी है, रजिस्ट्री की पेनल्टी लगी है, लेकिन कंप्लीशन की अब तक कोई पेनल्टी नहीं है। कंप्लीशन के लिए अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट दी है उन्होंने अथॉरिटी ने कि आप अपना कम, जिनके 3 साल हो चुके हैं उनको बनाना है 31 दिसंबर तक। ओके, ये अथॉरिटी ने डेट इशू करी है। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करा ली है और कोई अपना कंप्लीशन कराना चाहता है, जैसे कि अभी आप कह रहे हो टाइम कम भी है, तो काफ़ी लोग हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी भी कंस्ट्रक्शन कराती है, कंप्लीशन कराती है। आपने हमारी प्रीवियस कई वीडियोस में ये देखा होगा, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए भी अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो अभी हम इस वीडियो में प्रोसेस जानेंगे कि अगर हम कंप्लीशन के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसे ज़रूर से क्लियर करिए कि डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसेस होता है, प्रॉपर पेपर वर्क क्या होते हैं कंप्लीशन के लिए डे 1 से एंड तक। मैम जैसे आप अपनी रजिस्ट्री करा लेते हैं जी, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको पोजीशन लेना होता है, ओके। ठीक है। पोजीशन आपने ले लिया,
उसके बाद आपको अथॉरिटी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसे एनओसी बोलते हैं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको वो लेना पड़ता है। उसके बाद आप फिर नक्शे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपकी स्टार्टिंग से पूरी चेन बन के आती है। अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आपके जो पेमेंट चालान है वो भी आते हैं। उसके बाद अगर आपने रीसेल में ख़रीदा है तो ट्रांसफ़र लेटर, अगर रीसेल में ख़रीदने के बाद जिससे आप खरीदें उन्होंने भी खरीदा, मतलब टोटल एक चेन आती है कि जितने भी उसमें ट्रांसफ़र हुए होंगे वो सब ट्रांसफ़र लेटर। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्री, फिर पजेशन लेटर, फिर आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट, आपकी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद जो आपकी पोर्टल पे जो केवाईसी होती है उसके आईडी पासवर्ड, ये हम पूरे सबमिट करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में। जो आर्किटेक्ट होते हैं हम उनको सबमिट करते हैं। इसमें कुछ फ़ीस होती है अथॉरिटी की, एक फ़ीस होती है आपकी 16,200 की, एक फ़ीस होती है वो आपकी 3600 की। ये 2 अथॉरिटी की फ़ीस होती है। इनकी लिंक डायरेक्ट अलॉटी के पास जाती है। तो सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जो ये फ़ीस आपने बताई है किसी पर्टिकुलर साइज़ के लिए फिक्स है या सब साइजेस में कॉमन फीस है? मैम ये मैं आपको 300 के लिए बता रहा हूँ। 300 मीटर के लिए बता रहे हैं, ओके। हाँ, 300 स्क्वायर मीटर का बता रहा हूँ मैं एक एग्जांपल, उसमें ये फ़ीस जाती है, ठीक है। उसके बाद वो डायरेक्ट अलॉटी के पास लिंक जाती है, वो वहाँ से अलॉटी इसको पेमेंट कर देते हैं। कुछ इनके मिसलिनियस चार्ज होते हैं वो इनके जाते हैं अथॉरिटी में। उसके बाद ये हमको नक्शा बना के दे देते हैं। फिर जब नक्शा हमारे पास आ जाता है तो हम कंप्लीशन बनवा देते हैं। कंप्लीशन बन गया, रेडी हो गया, उसके बाद हमको चाहिए सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जब कंप्लीशन बन जाता है तो वहाँ के बनने के बाद जो बेडरूम, किचन, डाइनिंग एरिया, बाहर का गार्डन, उसके हमको प्रॉपर फ़ोटो क्लिक करने होते हैं वहाँ की लोकेशन के। तो वहाँ के फ़ोटो क्लिक करने के बाद फिर हम दोबारा आर्किटेक्ट को देते हैं, फिर आर्किटेक्ट दोबारा फिर इसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना के फिर दे देता है। इसमें 2 बार मिसलिनियस चार्ज जाता है अथॉरिटी को। वो चार्ज जाने के बाद अप्रॉक्स 40,000 के करीब में चार्ज जाता है। तो उसके बाद फिर हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो ये आपने एक स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था पोजीशन लेना पड़ता है, पोजीशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मैम पोजीशन लेना होता है, जैसे हमने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री हमारी रजिस्ट्रार ऑफिस के से आ गई साइन होकर रजिस्ट्रार के, उसके बाद हम उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे, उसको हम एक एप्लीकेशन के साथ CR सेल में सबमिट करते हैं अथॉरिटी में कि हमने अपनी रजिस्ट्री करवा ली है, अब हम पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद 15-20 दिन का टाइम लेती है अथॉरिटी। यहाँ से फिर दोबारा एक लेटर भेजती है अलॉटी के पास कि हमने आपकी रजिस्ट्री देख ली है, अब आप आइए और अपना पोजीशन लेटर लेके जाइए, जिसको कब्जा पत्र बोलते हैं। तो वो फिर अलॉटी को आना पड़ता है और अलॉटी को फिर दोबारा वही डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं, जैसे अलॉटमेंट लेटर, अगर ट्रांसफ़र हैं जितने भी, वो ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री की कॉपी, बैंक से फ़ोटो सिग्नेचर अटैच, और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो, ये लेके आना होता है। आने के बाद फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना होता है, वहाँ से फिर इनको पोजीशन लेटर मिलता है। अब एक मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये जैसे कोई भी पर्सन जिसका प्लॉट है उस लोकेशन पे, चाहे वो अलॉटी हो या उसने रिसेल में परचेज किया हो, आज उसने प्रॉपर खरीद के सब कुछ अपने नाम डॉक्यूमेंट्स करके फाइल रेडी कर ली है, तो आप उस फाइल में ऐसे कौन कौन से पेपर होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आज उनकी फाइल में मौजूद होने चाहिए, या मतलब जो अथॉरिटी से सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनकी एक लिस्ट जो मैं आपसे सुनना चाहूँगी, वो क्या क्या पेपर होते हैं? मैम देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, 2009 में ऑनलाइन नहीं था। हाँ। 2009 में तो ऑफलाइन ही हुआ था। तो वहाँ पर सबसे पहले जो फीस जमा करी थी वो 1 लाख रुपए की एक रिसिप्ट जमा करी थी। सबसे पहले हम वो रिसिप्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के बाद टोटल चालान, जितने भी आपने अथॉरिटी में पेमेंट करी वो सब चालान होने चाहिए। चालान होने के बाद उसके बाद अलॉटी के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले चालान हो गए, चालान के बाद फिर इनके पास चेकलिस्ट आती है, वो लेटर होना चाहिए। चेकलिस्ट के बाद रजिस्ट्री, वो लेटर होना चाहिए, पूरी रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसके पास पोजीशन लेटर होना चाहिए, मतलब यहाँ तक की फाइल उनके पास प्रॉपर पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपने अलॉटी के लिए बताई? ये मैंने अलॉटी के लिए। बहुत अलॉटी ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट जब लेटर आ गया था उसके बाद 2010 में 5% के यूपी गवर्नमेंट से स्टाम्प परचेज कर लिए थे। वो एक पूरी लीज होती है, एग्रीमेंट टू लीज बोलते हैं उसको, तो वो भी उस फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्री भी करवाते हैं तो वो भी कंपलसरी और आपके पास ओरिजिनल आपके फाइल में होना चाहिए।
वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो अलॉटी के पास होने चाहिए। अब हम रीसेल में जैसे कोई परचेस करता है तो वो अलॉटी से फाइल लेता है, उनको भी सेम यही चीज़ चेक करनी है। अगर उन्होंने रीसेल में लिया उससे पहले भी अगर बहुत प्लॉट रीसेल में हो चुका है वो, तो पूरे टीएम लेटर आपको चेक करने होंगे कि प्रॉपर ओरिजिनल टीएम लेटर इसमें है या नहीं, क्योंकि पूरी चेन होती है, हमें पूरी फाइल रेडी रखनी पड़ती है। तो वही अलॉटमेंट लेटर, अगर टीएम है तो टीएम लेटर, टोटल चालान, 1 लाख रुपए वाली रसीद और आपकी रजिस्ट्री, फिर ट्रांसफ़र डीड होती है। अगर रजिस्टर्ड है तो ट्रांसफ़र डीड होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती तो एक अलॉटमेंट लेटर ही आता है सिर्फ, तो वो अलॉटमेंट लेटर भी आपका भी होना चाहिए उसमें। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वो रजिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर रजिस्टर्ड प्लॉट ही आप परचेस करते हैं तो पुरानी रजिस्ट्री और फिर आपके नाम पर जो ट्रांसफ़र डीड होती है वो भी रजिस्ट्री, वो भी प्रॉपर पूरी फाइल में होनी चाहिए, और पोजेसन लेटर। ये डॉक्यूमेंट मतलब फाइल में रहने हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स किसी से मिसिंग हो गया हो, या किसी के पास करंट में अवेलेबल ना हो, या पहले किसी ने क्रॉस चेक ना किया हो, एक आध चीज़ें रह गई हों, तो उस केस में क्या वो अथॉरिटी से दोबारा मिल सकती है, या फिर उसमें क्या हो सकता है? मैम, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, ठीक है, वो अथॉरिटी के पास भी डॉक्यूमेंट रहते हैं। एक फाइल अथॉरिटी के पास रहती है, एक फाइल आपके पास रहती है, ठीक है। अथॉरिटी के पास भी प्रॉपर वही डॉक्यूमेंट होंगे जो आपके पास होंगे। बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, पहले तो ऑफलाइन चालान जमा होते थे, पेमेंट होती थी, वो बैंक में करने के बाद वहाँ से 4 रिसिप्ट आती थी। एक रिसिप्ट आपको दे देती है बैंक रिसीव करने के बाद, फिर 3 रिसिप्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में चली जाती है, जैसे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और एक बैंक के पास, ये 3 रहती हैं। तो जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है वहाँ पर फाइल में आपका वो चालान रहता है। अगर आपके पास वो चालान नहीं है, मिस हो गया है, तो आप वहाँ से आके ले सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर आपके पास जाता है तो अलॉटमेंट लेटर आपकी इस फाइल में अथॉरिटी की में रहता है। अगर वो वहाँ से आपके पास से मिस हो गया है तो अथॉरिटी यहाँ से उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे सकती है। हाँ, तो अथॉरिटी से जो भी हमारे पास कुछ चीज़ें अगर मिसिंग हो जाती हैं, वो अथॉरिटी से आप अलॉटी को दे देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने क्वेश्चन में मिस कर दी हो, जो मैंने ना पूछी और आप बताना चाहें लोगों को? नहीं मैम, बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बाकी तो सब चीज़ आपने ओके पूछे गए। बाकी जो ये मेरा एक लास्ट का क्वेश्चन था, डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो आपकी प्लॉट की होगी, उसमें कौन कौन से पेपर आपके इम्पोर्टेंट है जो आपकी इस फाइल में होने चाहिए? एक बार उन पेपर्स को आप ज़रूर से क्रॉस चेक करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी मनीष जी ने बताए हैं वो पेपर आपकी फ़ाइल में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे अथॉरिटी से भी लेकर अपने पास अपनी फ़ाइल में अटैच कर सकते हैं, वो एक कॉपी आपको दे सकते हैं। बाकी हमने कोशिश की है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, जो कॉमन अक्सर आते रहते हैं हमारे पास, तो हमने उसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करिए, और अगर इस वीडियो से कोई और नए क्वेश्चन वीडियो को सुन के आपको जनरेट हुए हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या स्क्रीन पे हमारे नंबर मेंशन है, ऑन कॉल जुड़कर भी आप उन्हें हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही हमारा ऑफिस एड्रेस भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट है, आप अलॉटी हो, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हो, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अलॉटी हैं या रीसेल में आपने परचेज़ किया है और आपके प्लॉट की चेकलिस्ट इशू हो गई है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, कंप्लीशन कराने के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप सेल परचेज की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। बाकी कोई और क्वेरी है आपकी, या किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।